2024 का लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा। एक ऐसा सवाल, एक ऐसी खबर जिसको सुन करके मैं भी चौंक गया। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। आपको टीवी पर यह खबर नहीं दिखेगी, ये अलग अलग जो है वो वेबसाइट पर भी ये शायद खबर नहीं दिखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से धांधली हो रही है और जिस तरह से सारे नियम कायदों को ताक पर रख करके काम किया जा रहा है, सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, ऐसे में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। चुनाव को निष्पक्ष बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर चुनाव कराए जाए। मैं आपको बहुत बड़ी खबर आगे सुनाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा सोचिए एक बात कि अगर सच में ऐसा होने जा रहा है और सच में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका के ऊपर सुनवाई करते हुए कोई बड़ा ऐतिहासिक फैसला अगर दे दे, तो फिर पूरे चुनाव का माहौल, पूरे चुनाव का गणित, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। अभी तक जो 400 पार के नारे जो सुनाई दे रहे हैं, वो फिर यही कहेंगे कि सरकार बनवा दो। अभी जो 400 पार में हर किसी को इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे जैसे तैसे इधर उधर में लगे हुए हैं, वो फिर सिर्फ और सिर्फ इस जुगत में लग जाएंगे कि कैसे न कैसे करके 272 आ जाए। और क्या यह मुमकिन हो पाएगा? सवाल यह भी है। मैंने कल बात की सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा से, और उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी और मैं हैरान रह गया सुन करके। मैं हैरान रह गया सुन करके कि क्या वाकई सच में ऐसा होने जा रहा है। मैंने उनसे सवाल पूछा कि तो बहुत बड़ी खबर है, ये तो बहुत बड़ी याचिका है और एक तरह से चुनाव को बदल देने वाला माहौल हो जाएगा फिर। लेकिन उन्होंने कहा कि हां, सच में याचिका दाखिल हो गई है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को माननीय चंद्रचूड़ साहब को फैसला करना है। और अगर चंद्रचूड़ साहब ने यह फैसला ले दिया तो समझिए फिर क्या होने वाला है। मैं चाहता हूं छोटी सी झलक जो मैंने उनसे सवाल पूछे, और आप मेरे चेहरे पर भी आप देखना, मैं भी इस चीज को लेकर के उतना ही सरप्राइज था जितना आप सरप्राइज हैं। एक वो छोटी सी झलक देख लीजिए और उसके बाद में फिर आगे मैं इस खबर पर थोड़ा सा आपको और विस्तार से बताता हूं, फिर उनका जो इंटरव्यू है, उनका जो जवाब है, वो फिर आगे आपको बताऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें से एक याचिका ये कहती है कि देश के अंदर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं? करेक्ट। जो दूसरी याचिका है, मेरी अब दिलचस्पी हो गई इस खबर में कि ये दूसरी याचिका है जो ये कह रही है कि 2024 का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में या सीजीआई के नेतृत्व में होने चाहिए। तो अगर सरकार इस बात को मान ले कि ठीक है, ये बड़ा जो है वो हमारे सर पर एक तरह से बोझ रखने की बजाय कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है मॉनिटरिंग करता रहे पूरे चुनाव की, इससे अच्छा तो यह है कि आप 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दीजिए, तो क्या फिर पीछा छूट जाएगा? तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ये जितना अभी दिख रहा है ऊपर, उससे कहीं ज्यादा मामला नीचे है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर सारे नियम कायदों को लेकर के ताक पर रख दिया गया है, इसीलिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला उस सुप्रीम कोर्ट में है। यह सवाल कैसे आया और यह सवाल मैंने उनसे क्यों पूछा, इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं और उसके बाद में उनका जवाब आप सुनिए। दरअसल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ऐसी कमेटी बने जिसमें सीजीआई रहे, जिसमें प्रधानमंत्री रहे और जिसमें नेता विपक्ष रहे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष, ये 3 जो है वो लोग रहे। लेकिन सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। सरकार ने कहा कि सीजीआई को बाहर करिए, प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री के मंत्री रहेंगे और एक नेता विपक्ष रहेंगे। मतलब 2 वोट अपने खुद के घर के वोट रहेंगे, तो जिसको मर्जी चाहेंगे बना देंगे। और ऐसे में तुरंत जो है वो अरुण गोयल साहब का इस्तीफा हो जाता है। तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सवाल जो है वो पूछा गया कि साहब ये किस तरह से जो है वो नियुक्तियां हो रही है यहां पर, तो ऐसे में आप जो नियुक्ति सरकार करने जा रही है उसको रुकवाइए। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 15 तारीख यानी कल को केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। और वो कैसे चुनाव आयुक्त होंगे? लोग कह रहे हैं अनिल मसीह जैसे होंगे।
तो ऐसे में चुनाव कहां निष्पक्ष होंगे, यह भी अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करके कहा गया कि सर, यह पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस चीज को आप रोकिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको लेकर के याचिका दाखिल की गई। और इसके साथ साथ एक दूसरी बार याचिका और डाल दी गई। दूसरी याचिका इसके साथ साथ यह डाल दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर चुनाव। अब इसका बैकग्राउंड क्या दिया है, आधार क्या दिया है, यह समझने वाली बात है। याचिका तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चाहे जैसी मर्जी डाल दें, लेकिन अगर उसका आधार मजबूत नहीं होगा, अगर आपके पास में तथ्य मजबूत नहीं होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका ठहरेगी नहीं, खारिज कर दिया जाएगा। और अगर बिना वजह बहुत फालतू की कोई बकवास याचिका आप लेकर के चले गए, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ना केवल आपको फटकारे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर जुर्माना भी उल्टा ठोक दे। यह भी बहुत बार होता है। कई लोग हीरोगिरी के चक्कर में या मीडिया टेंशन के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए फालतू की जो चीजें होती हैं वो ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में रख देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट फिर उन लोगों को फटकारता ना केवल है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का समय खराब करने के वजह से उन लोगों के ऊपर जुर्माना भी ठोकता है। कई बार लाख लाख रुपए तक का भी जुर्माना हो जाता है। अलग अलग समय पर अलग अलग जो है जुर्माने और सजा या फटकार जो पड़ती है। अब सवाल यह है कि जो बैकग्राउंड इस याचिका को लेकर के दायर किया गया है, जो आप सुनेंगे अभी नरेंद्र मिश्रा उनकी जुबानी कि क्या बैकग्राउंड है। मैंने बार बार कुरेद कुरेद करके सवाल पूछे। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। एक ऐसी खबर है जिसको लेकर के देश के लोग इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि ये अगर मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया तो बहुत कुछ अपने आप में बदल जाएगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा सा समझाता हूं, उसके बाद में आप नरेंद्र मिश्रा को सुनिए। एग्जाम्पल यह है कि जब बड़े से बड़ा केस जब फेल हो जाता है, जब सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई मामला ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का कोई मामला और सरकार पूरी तरह से उसमें फेल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद सरकार उसमें कार्रवाई ना करने की बजाय कहीं ना कहीं जो है उस चीज को घुमाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से, अधिवक्ताओं की तरफ से यह बात कही जाती है कि माननीय जज साहब वो किसी रिटायर्ड जज के निर्देश पर, उनकी निगरानी में या किसी सिटिंग जज की निगरानी के अंदर इस मामले की जांच कराएं। और ऐसा ही होता है, फिर उसको स्वीकार कर लिया जाता है, या तो रिटायर्ड जज के हवाले से, या तो उन रिटायर्ड जजों की एक जो है वो पैनल बना दिया जाता है, कमेटी बना दी जाती है और वो कमेटी देखती है उस मामले को, या जो सिटिंग जज होते हैं वो उस कमेटी का हिस्सा हो जाते हैं, कुछ वक्त वो देते हैं और एक पैनल, एक कमेटी बना करके वो फिर इस पूरे मुद्दे को देखती है। तो क्या कुछ वैसा ही इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट जो है वो करने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के? यह बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप विस्तार से, तसल्ली से आप सुनिए। वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने बिल्कुल गहराई से बताया है और मैंने ये पूरा सुनिए आप, ताकि आपको जो है वो कहीं से भी काट छाट ना लगे। मैंने सवाल यही पूछा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अब इसमें किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो है वो क्या कुछ फैसला या टिप्पणी इस पर आ सकती है। तो ये सवाल मैंने पूछा था और उसके बाद में उन्होंने खुद बताया, मुझे मालूम नहीं था, वरना पहले मैं इसी को लेकर के सवाल पूछता। फिर उन्होंने बताया कि ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ हमें उम्मीद है और हमने एक याचिका दाखिल की है 2024 के लोकसभा चुनाव की निगरानी के लिए। तो दोनों चीजें आप तसल्ली से, इत्मीनान से सुनिए। दूसरा बड़ा केस जिसको लेकर के अभी याचिका दाखिल की गई है और उसमें 15 तारीख को शायद सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इससे कितनी उम्मीद है आपको? क्योंकि अब तो जो है वो सरकार कह सकती है कि आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, जिसमें सीजीआई को रखा गया था, लेकिन हमने जो है उसको पलट दिया। हमारे पास में अथॉरिटी थी, हमारे पास में पावर थी और उसमें अपनी संसद की पावर का, सरकार की जो बहुमत है उसका इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी नई कमेटी या नया कानून जो है वो बना लिया। और अब जो है सीजीआई उसमें हस्तक्षेप क्यों करे? देखिए, तो इसमें कितनी आपको गुंजाइश लग रही है? इसमें दो केस है। एक तो ऑनरेबल जस्टिस का जो जजमेंट आया था, जिसमें 3 लोगों की कमेटी थी। उस कमेटी में सीजीआई मॉनिटरिंग करे, उसके मेंबर हैं, और इसके साथ में पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी। उस जजमेंट को जब इन्होंने पलट करके
खुद ऑन को कर दिया और उसके साथ में रूलिंग पार्टी और उसका सबऑर्डिनेट कोई और अपोजिशन का एक व्यक्ति नाम मात्र के लिए रखा गया, उसको अलग से चैलेंज कर दिया गया। वो नोटिस हो चुका था वो मैटर, लगभग 1 महीने पहले की बात, सेम पिटिशनर ने किया है। दूसरा इसी का पक्ष आया, अब मामला जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पूरी कंप्लीट बिना हुए बॉडी, सिंगल है अभी, सिंगल जो उसके चेयरपर्सन है इलेक्शन कमीशन की, उसकी जो 3 लोगों की बॉडी होती है, कई जजमेंट ऐसे तो 2 एक से लेना पड़ता है, कई 2 एक तीनों की कमेटी से लेना पड़ता है, वो सारी चीजों को लेकर के जो चीजें पेंडिंग थी। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा ग्राउंड है जो आज बोला गया है, प्रशांत जी भी थे, हम भी थे, और जो 2-3 पिटिशनर है, वो सब लोगों ने यही बोला है, जस्टिस खन्ना की सेकंड बेंच में मैटर था, क्योंकि सारा ईवीएम इलेक्शन कमीशन से मैटर लगभग उन्हीं के पास जाता है। अब उन्होंने सीधा रिफर कर दिया सीजीआई के पास में, चीफ जस्टिस के पास में रेफर कर दिया। अब ये क्यों हुआ ये तो नहीं समझ में आया मुझे भी, और उन्होंने रिफर कर दिया, सारे लोग सुनेंगे। अब उसके 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे, 3 पॉइंट जो पिटीशन की मेन प्रेयर है, मैं बिल्कुल थीम में बात कर रहा हूं कि जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पूरी तरीके से फ्री और फेयर नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मॉनिटरिंग में चुनाव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। करेक्ट, ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में चुनाव होंगे। हाँ, मॉनिटरिंग में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जो करंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका अपॉइंटमेंट शक के पूरी तरीके से घेरे पर है। जो 2 का अब होना है वो तो अभी नई जो रूलिंग आई उसी के हिसाब से होगा, उस हिसाब से तो नहीं हो रहा है कि सीजीआई उस मीटिंग में होंगे, सीजीआई निर्णय लेंगे, ये वाला तो मामला अब खत्म हो गया है और उसमें नोटिस हो चुका है, इसलिए उस मैटर को फंसा दिया गया। यहाँ पर पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये अपॉइंटमेंट तो अब नए तरीके से होगा, तो नए तरीके से कौन करेगा? प्रधानमंत्री और उनका सबऑर्डिनेट बॉडी। अपोजिशन के लीडर तो सिर्फ नाम मात्र के लिए होंगे, क्योंकि मतलब आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो ये अभी पिटीशन दाखिल की गई है इसका मतलब ये है कि आप दोनों एडमिट हो गए, हाँ दोनों एडमिट भी हो गए, फ्राइडे को मैटर लिस्ट भी हो गया है। ठीक है, परसों जो है वो सुनवाई होगी इसकी, आज बुधवार है, परसों जो 15 तारीख को सुनवाई होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें से एक याचिका ये कहती है कि देश के अंदर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं? करेक्ट। तीसरा बड़ी खबर है। हाँ, तीसरा इसी का सब पॉइंट एक और इंक्लूड कर रहा हूं। यदि सीबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट उन दोनों बॉडी में से खुद करते हैं, जो 2 अभी रिमेन पद है, खाली पद है, एक ही है अभी चल रहा है, 2 पद जो व्यक्ति बच रहे हैं, यदि सीजीआई वहां पर करते हैं किसी का तो चल जाएगा मामला। पर अभी जो सीजीआई ने जजमेंट, जो पहले हमारा जजमेंट था जस्टिस जोसेफ का, उस जजमेंट में यही था कि 2 लोग जो होंगे वो एक सीजीआई होंगे, एक अपोजिशन का लीडर होगा और एक रूलिंग पार्टी का होगा। पर वो तो नियम पलट गया है, अब जो होगा सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी का व्यक्ति होगा, जिसका अपॉइंटमेंट सिर्फ नाम मात्र की मूर्तियां होंगी, वो कभी भी रातों रात बिजली की गति से अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। जैसा कि इसके पहले वाले जो रेजिग्नेशन हुआ है उसमें ऐसे ही सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने 10 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें पिटिशनर हम लोग भी हैं सारे लोग, जिसमें उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के बात हुई थी, वो बहुत विस्तार की बातें हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैक्ट बोला कि बिजली की गति से इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया गया। 40 लोगों का नाम दिया गया, उस 40 में वो 36 लोगों का ही नाम क्यों दिया गया? नहीं, 40 में 36 का सिलेक्शन क्यों किया गया? जो दूसरी याचिका है, जो दूसरी याचिका, मेरी अब दिलचस्पी हो गई इस खबर में कि ये दूसरी याचिका है जो ये कह रही है कि 2024 का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में या सीजीआई के नेतृत्व में होने चाहिए। तो अगर सरकार इस बात को मान ले कि ठीक है, ये बड़ा जो है वो हमारे सर पर एक तरह से बोझ रखने की बजाय कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है मॉनिटरिंग करता रहे पूरे चुनाव की, इससे अच्छा तो यह है कि आप 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दीजिए, तो क्या फिर पीछा छूट जाएगा? फिर ये जो है वो एक वोट सीजीआई का रह जाए तब फिर पीछा छूट जाएगा सरकार का, या फिर भी आपको लग रहा है कि वो याचिका इतनी भारी पड़ेगी कि सरकार का पीछा तब भी नहीं छूटने वाला है? नहीं, कुछ और प्रेयर हम लोग रख रहे हैं, इसको बहुत फ्री फेयर इलेक्शंस कराना चाह रहे हैं। उसको हम लोग एक ईवीएम वाला पार्ट हो गया है, वो तो कर ही रहे हैं। दूसरा पार्ट इलेक्शन कमीशन को भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से फ्री फेयर नजर नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है, पूरे प्रत्येक नागरिक को सिवाय रूलिंग पार्टी को। रूलिंग पार्टी में भी स्पेसिफिक लोगों को, ऐसा भी नहीं सारे लोग उसमें सहमत होंगे, दबाव में कोई कुछ हो सकता है, मैं नहीं मानता, पर यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हर व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो,
कोई भी पार्टी, गलत को गलत करने के भी क्षमताएं उस पार्टी में भी रह के लोगों के पास होती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर व्यक्ति एक ही जैसे। ये भी ध्यान रखने की जरूरत कि अभी हम लोग 2 लोगों की नियुक्ति सुपरवाइजरी कमेटी थ्रू सीसीटीवी कैमरा, ये सारी चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से फिर 15 तारीख को बैठ लेंगे हम लोग, उसमें फिर बात कर लेंगे जी। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ये जितना अभी दिख रहा है ऊपर, उससे कहीं ज्यादा मामला नीचे है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। ऐसा कह सकते हैं कि जितना हम लोग देख रहे हैं, जितना हमारे सामने है कि अब तो मामला जो है वो निकल गया है, अभी तो और इतना ही नीचे और है। अभी और और इसके बाद जाएगा। बहुत सारी चीजों को मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि आज ड्यूरिंग आर्गुमेंट में सारी चीजें आई हैं, और वो कोर्ट के और हम लोगों के बीच में भी मामला रहे, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कई चीजें प्री प्लान से काम होता है तो आदमी सक्सेस के फुल थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि होना भी चाहिए ऐसा। तो कुल मिलाकर के मैं कुल मिलाकर के अगर मैं कंक्लूजन पर जाऊं दर्शकों के लिए, तो ये है कि 3 चीजें जो है वो आपके हाथ में है। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस आ गया है, दूसरा ये चुनाव आयुक्त, और चुनाव आयुक्त के केस में भी आपने जो दूसरी जो याचिका है वो जो आप बता रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाली है वाकई, और तीसरा फिर ईवीएम को लेकर के मामला है ही। तो एक केस में भी अगर सरकार बचेगी तो कम से कम 2 केस ऐसे होंगे कि जहां पर सरकार जो है वो वाकई फंस सकती है, और जहां पर सरकार फंसेगी तो फिर उसके बाद में चुनाव भी फिर अपने आप में सरकार के लिए कम से कम फंस जाएगा। ये तस्वीर जो है मोटे तौर पर मुझे दिखाई दे रही है जी, कुछ यही ना। चलिए, तो बहुत शुक्रिया मिश्रा साहब, नरेंद्र मिश्रा जी आपका, और मैं वक्त निकाल करके आपसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता रहूंगा ताकि हमारे दर्शकों के लिए जो ये जो कानून की पेचीदगियां होती हैं वो समझ पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से और फिर खबरों के लिहाज से अगर हम देखते हैं, टटोलते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें कई बार सामने नहीं आ पाती है। लेकिन चूंकि आप खुद ऐसे ऐसे जो अहम केस है उनका हिस्सा भी रहते हैं, तो आपके जरिए उन चीजों को बहुत आसानी से जो है समझा जा सकता है। और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि थोड़ा सा कानून की जो पेचीदगियां होती है उनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आप समझेंगे तो आपका भी दिमाग बनेगा। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर के साथ रहते रहते आदमी आधा डॉक्टर हो जाता है, तो वही है, वकील के साथ रहेंगे तो खुद आपको भी जो थोड़ी कानून की जानकारी आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप इस बातचीत को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।